हेलो, वेलकम टू इनकम टैक्स गुरुकुल। वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउस प्रॉपर्टी। तो आज हम कैलकुलेट करना सिखाएंगे आप लोगों को हाउस प्रॉपर्टी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें इनकम टैक्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और उसकी जो ग्रोस एनुअल वैल्यू का हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें देखो कुछ बेसिक सी चीजें रहती हैं। पहली हम बात करते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू की, उसके बाद हम बात करेंगे फेयर रेंट और उसके बाद हम बात करेंगे स्टैंडर्ड रेंट। उसके बाद हमारे पास आएगा एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, ओके। और उसके बाद हमारे पास आएगा एक्चुअल रेंट। ठीक है, देखो आप लोग ने जहां कहीं पे भी पढ़ा होगा कि इन दोनों के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इसमें जो भी ज्यादा रहेगा उसको लेना है। अगर मान लो अगर फेयर मार्केट वैल्यू जो फेयर रेंट है वो ज्यादा है तो हमें लेना है फेयर रेंट। अगर एमवी जो म्यूनिसिपल वैल्यू ज्यादा है तो हमें लेनी है म्यूनिसिपल वैल्यू। फिर उस दोनों में से जो आएगा, मान लो इन दोनों में से कोई भी बड़ा है, उसको नाम दे दिया हमने ए, उसका इस ए का कंपैरिजन करना स्टैंडर्ड रेंट से। और इन दोनों के अंदर ए में और स्टैंडर्ड रेंट में जो भी कम होगा वो वाली वैल्यू हमें लेनी है। जैसे इसमें कम वैल्यू वैल्यू कौन सी है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं जो इसमें कम वाली वैल्यू आ गई उसकी वैल्यू आ गई बी। फिर इस बी की कंपैरिजन कर बी को बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर जो भी वैल्यू हायर होगी उसको हम कंसिडरेशन करेंगे जब प्रॉपर्टी वेकेंट नहीं है, फुल टाइम के लिए लेट आउट है। एक एग्जांपल लेके करते हैं, एक फिर आपको समझ में आएगा। मान लो एक प्रॉपर्टी है, उसकी म्यूनिसिपल वैल्यू है 10 लाख, ठीक है। उसकी फेयर रेंट है, उसकी वैल्यू है 12 लाख। उसके बाद जो उसका स्टैंडर्ड रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट, उसकी वैल्यू है 9 लाख। उसके बाद जो उसको एक्चुअल में कितना रेंट मिल रहा है उसकी वैल्यू मान लो कि हमारे पास है 11 लाख। ठीक है, ये एक हाउस प्रॉपर्टी है और इसकी हमें कैलकुलेट करनी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमें कैलकुलेट करनी है। अब मुझे एक बात बताइए, पहली बात तो हमने ये सब पढ़ा है, ये सब चीजें हमने देखी कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा लेना है। तो मैं आपको बता दूं तो ऐसा बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, उसका एक लॉजिक होता है क्यों ऐसा किया गया। और उसके बाद आपके दिमाग में यह आएगा कि सर इतनी सारी म्यूनिसिपल वैल्यू भी आप देख रहे हो प्रॉपर्टी की, फेयर रेंट भी आप देख रहे हो, स्टैंडर्ड रेंट भी देख रहे हो। अरे पहले ये तो बताओ म्यूनिसिपल वैल्यू होती क्या है, फेयर रेंट होता क्या है, स्टैंडर्ड रेंट होता है क्या, एक्चुअल रेंट क्या, और एक्सपेक्टेड रीजनेबल जो रेंट बताओ, एक्सपेक्टेड रेंट वो क्या होता है। जो आपने एक्सपेक्टेड रेंट बताया ये होता क्या है, इसकी वैल्यू क्या क्या कैसे कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब क्या था, क्या डेफिनेशन क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू का कैसे पता चलेगा। क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल करने वाले हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब चीजें आपको पता करनी पड़ेंगी, तभी तो आप इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर पाओगे अपने कोई भी टैक्स पेयर के लिए। तो वो सब चीजें डेफिनेटली मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप मेरे साथ बने रहिए। बट वो बताने से पहले एक बार में जो ट्रेडिशनल सब लोग आपको बताते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जहां पे आपको इनमें से बड़ा लेना है, इसमें से छोटा लेना है, इनमें से बड़ा लेना है, लेकिन जब वो कंडीशन ना तो उसमें से छोटा लेना है, उसमें कोई लॉजिक नहीं बताता, आपको रटना पड़ता है। बट यहाँ पे विद लॉजिक होगा और आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है सर, वो बात तो समझ में आ गई, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होती है। भाई बता रहा हूँ म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होती है, फेयर रेंट क्या था, सब बता रहा हूँ। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अब हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इन दोनों में से जो भी हायर होगा, इधर देखा जाए तो कौन हायर है, इधर फेयर रेंट की वैल्यू ज्यादा है, म्यूनिसिपल वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों की जो इनमें से दोनों में से जो हमने ए निकाला था वो ए कितना आ जाएगा भाई, इन दोनों में से ज्यादा तो कितना है फेयर रेंट, तो 12 लाख आ गया। अब इस ए का कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और इस स्टैंडर्ड रेट के साथ कंपैरिजन करोगे तो क्या बताया था कि इन दोनों में से छोटे वाली संख्या लेनी है, विच नंबर इज स्मॉलर। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू छोटी है किससे, कि 12 लाख यानी कि फेयर रेंट से या फिर ए से, मान लो आप कंफ्यूजन ना हो तो। क्योंकि कई केस में क्या होगा कि म्यूनिसिपल वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी तो म्यूनिसिपल वैल्यू को लेंगे, तो फिर म्यूनिसिपल जो बड़े वाली फिगर रहेगी, जो बड़े वाली इन दोनों में जो भी बड़े वाली फिगर रहेगी उसका कंपैरिजन होगा इसके साथ, और जो इन दोनों की बड़े वाले इसके साथ कंपैरिजन होगा और उसमें देखा जाएगा कि इसको छोटे वाली फिगर को चाहिए, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। बट इस केस में स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू छोटी है
तो फाइनली यहाँ पे जो हमने बी माना था 1 मिनट के लिए, तो उसको हम मान लेंगे कि बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, बी की वैल्यू आ गई 9 लाख। अब क्या करना है, अरे सर अभी तो और भी बहुत पंगा है, अभी भी इतना आसान नहीं है। अब आपने बताया था कि जो बी की वैल्यू आ गई उसको फिर से कंपेयर करना है, किसके साथ, एक्चुअल रेंट के साथ, एक्चुअल रेंट के साथ। और बी को मैं बता दूं, बी को ही एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं बेटा, जो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट होता है उसी को ही बी बोलते हैं। तो हम इसको अगर आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से चले तो बी ना मान के बेटर हम एक्सपेक्टेड रेंट ही मान लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड रेंट की कंपैरिजन होगी किसके साथ, एक्चुअल रेंट के साथ। और इन दोनों में किसको लेना है, इन दिन दोनों में जो हायर अमाउंट है उसको लेना है। तो हमारी आ जाएगी ग्रोस एनुअल वैल्यू, ग्रोस एनुअल वैल्यू आ जाएगी बेटा, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी 11 लाख। तो हमारा पूरा साल का जो अगर देखा जाए, इस ग्रोस एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है कि पूरे साल की इनकम कितनी आ गई, 11 लाख आ गई। हम क्या निकाल रहे हैं, अरे जब इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं जैसे कैपिटल गेन निकाल, तो उसमें भी हम ये निकालते हैं ना कि कितना गेन हुआ, कितना इनकम हुआ, कितनी इनकम हुई। और मान लो कि हम पीजीबीपी कर रहे हैं, तो पीजीबीपी में भी क्या कर रहे थे हम, ये सब जो भी इनकम होती है, सेल्स होती है, उसमें से क्या माइनस कर देते हैं, एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, और जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलेंगे, इनकम बोलेंगे बेटा, और क्या है। इसी तरह अगर सैलरी देखे तो सैलरी में हम कैलकुलेट करेंगे कितनी सैलरी मिली, और उसमें से जितने भी डिडक्शन है वो माइनस कर देंगे, और फाइनल में जो नेट सैलरी आ जाएगी, उस नेट सैलरी के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सेम वे 11 लाख की टोटल आपकी वैल्यू आ गई, इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर आप कहोगे सर ये तो बात ठीक है, बट आपने खर्चा तो माइनस किया ही नहीं। एक्सपेंस तो आप बोलते हैं एक्सपेंस भाई, सैलरी वालों के एक्सपेंस कहाँ माइनस होते हैं, आपकी सैलरी आती है उसमें एक्सपेंस कहाँ माइनस होते हैं। बट डोंट वरी, यहाँ पे गवर्नमेंट, यहाँ पे जो सेंट्रल बोर्ड है वो इतना रूड नहीं है, वो यहाँ पे आपको बेनिफिट देगा। बट उससे पहले एक बेनिफिट और देगा, वो है बेटा म्यूनिसिपल टैक्सेज का। वो बेनिफिट क्या रहेगा, वो रहेगा म्यूनिसिपल टैक्सेज। तो जो म्यूनिसिपल टैक्सीज रहेगा उसका बेनिफिट यहाँ पे इसमें से माइनस कर देंगे। मान लो इस केस में म्यूनिसिपल टैक्सीज हमारे थे 2 लाख रुपए, तो अगर म्यूनिसिपल टैक्सीज इसमें से माइनस कर दें तो बेटा क्या आ जाएगी, उसको बोलेंगे नेट एनुअल एनुअल वैल्यू। और वो कितनी आएगी बेटा, इसमें से माइनस करेंगे तो 9 लाख। तो अब तो कंफर्म हो गया कि भाई फाइनल एनुअल वैल्यू कितनी है, 9 लाख। इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा क्या, इसके ऊपर हम अपना टैक्स की रेट लगा दे और टोटल टैक्स अमाउंट जितना, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो ये निकालना ना कि टैक्स कितना पे करना है। तो टैक्स कितना पे करना है वो कैसे निकलेगा, क्या इसी के ऊपर टैक्स, इसी के ऊपर लगाना पड़ेगा हमें टैक्स की रेट, नहीं। अब आपको गवर्नमेंट बोलेगी कि बेटा नहीं बहुत ज्यादा हो गया, तो जास्ती हो गया आप लोगों के साथ, हम क्या करते हैं आपको थोड़ा सा और डिडक्शन मिलते हैं, और डिडक्शन देते हैं। फिर आपको 30% का डिडक्शन मिलता है बेटा, 30% का डिडक्शन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा 1 मिनट मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, जो इसके अंदर डिडक्शन मिलेगा 30% का डिडक्शन, प्लस आपको बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का भी अगर आपने कोई लोन लिया है किसी प्रॉपर्टी को बाय करने में, और उस बाय करने के बाद उस प्रॉपर्टी के, तो आपको लोन तो चुकाना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। तो वो जो इंटरेस्ट रहेगा, इंटरेस्ट, उसको भी हम माइनस करने को बोलते हैं। बट उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो देखनी पड़ेगी हमें, कि हमें समझना पड़ेगा कि उस टर्म एंड कंडीशन में कौन सी अमाउंट लेनी है और कहां तक रिस्ट्रिक्ट करनी है, वो सब चीजें उसके अंदर देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे पहले एक बात बता देता हूं, तो हमें 2 डिडक्शन मिल गए, एक तो 30% का डिडक्शन मिल गया जो कि इसमें से माइनस होगा, प्लस आपका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल गया। इंटरेस्ट का थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो आपने ये हाउस प्रॉपर्टी ली बेटा, ये हाउस प्रॉपर्टी ली, और ये हाउस प्रॉपर्टी लेके आपने खरीदी, उस टाइम पे आपने लोन लिया बैंक से, और कितने का लोन लिया, मान लो 20 लाख का लोन लिया, 20 लाख का लोन लिया, और हर साल आपको 2 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। या फिर 1 मिनट के लिए मान लो कि 3 लाख, 1 मिनट यहाँ पे इसको लिख ही देते हैं, 3 लाख अगर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है,
तो फिर है ना, ये पूरे का पूरा 3 लाख के यहाँ पे माइनस करने देंगे, इसमें से पूरे का पूरा 3 लाख माइनस करने देंगे। हाँ बेटा माइनस करने देंगे, बट ये देखा जाएगा कि प्रॉपर्टी लेट आउट की है, ये हाउस प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसके हिसाब से। तो इसके ऊपर हम आराम से पूरा डिटेल में करेंगे। जो सेक्शन 24 आता है जिसके अंदर डिडक्शन आते हैं, तो सेक्शन 24 के डिडक्शन में दोनों के दोनों डिडक्शन हम पढ़ने वाले हैं आने वाले। बट उससे पहले आप तो बोले सर आप तो भागे जा रहे हो, आपने तो बोला था रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, बट यहाँ पे तो सब रटवा दिया आपने बताया नहीं म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, फेयर रेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, ठीक है। उसके लिए आपको मैं अपने नोट्स पे लेके चलता हूँ जहां पे हम ये सब डिस्कस करेंगे म्युनिसिपल वैल्यू के बारे में। तो देखो दोस्तों क्या होता है, जब एक म्युनिसिपैलिटी लोकल अथॉरिटी रहती है, वो हर एक बिल्डिंग का जो उसका एरिया में जो बिल्डिंग आती है उनका पीरियोडिकली सर्वे करती है। उसका पीरियोडिक सर्वे करके उस बिल्डिंग की वैल्यू निकालती है कि इतनी वैल्यू है, और ये वैल्यू पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो म्युनिसिपल टैक्सेस रहते हैं ना, वो आपको म्युनिसिपल टैक्स कितना लगना चाहिए वो वैल्यू निकालेगी म्युनिसिपल अथॉरिटी। तो म्युनिसिपल अथॉरिटी इसमें ऐसी वैल्यू डिटरमाइन करती है, उसको ही म्युनिसिपल वैल्यू बोला जाता है। तो आप ही समझोगे, सबसे पहली बात म्युनिसिपल जो अथॉरिटी रहती है वो हर बार बिल्डिंग की वैल्यूएशन क्यों करती है, पीरियोडिक सर्वे क्यों करती है, क्योंकि देखो उनका जो टैक्स रहेगा वो हमेशा बिल्डिंग की वैल्यू के ऊपर लगता है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। तो उनके लिए जरूरी है कि आपकी बिल्डिंग का सर्वे हो और फिर उसके बाद उसके ऊपर टैक्सेशन करना पड़े। तो पीरियोडिकली उनको टैक्स सर्वे करना पड़ेगा। तब उसी टाइम पे आप बोल दोगे, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, सर ठीक है आपने कहा कि म्युनिसिपल अथॉरिटी आएगी और वो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कर देगी, और म्युनिसिपल वैल्यू के हिसाब से हमारी प्रॉपर्टी पे 10 लाख रुपए रेंट मिल सकता है एनुअली, ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू इतनी होगी। तो आप उसी टाइम पे बोल सकते हो ना कि सर देखो 10 लाख का रेंट मिल रहा है, तो हम एक्चुअल में जो हमें रेंट मिल रहा है उससे हमें देखो, या तो हम सीधा कह सकते हैं कि जो ग्रोस एनुअल वैल्यू है वो हमें जितना रेंट मिला ना उतना ही हो जानी चाहिए। पहला तो हमारा ये कंडीशन। सर इतना सब क्यों लफड़ा करना, कौन सा बड़ा करना कौन सा छोटा करना, सीधी सी बात है, जो रेंट मिला वही हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू, उसमें से आप म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन दे दो। म्युनिसिपल टैक्स का जो डिडक्शन करने के बाद एनएवी आ जाएगी, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी, और उसमें से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन जो भी रहता है और बाकी का जो इंटरेस्ट वाला डिडक्शन है वो दे दो। वो आपकी बात तो सही है, बट इस बात की क्या गारंटी है। देखो डिपार्टमेंट जो एक्ट जो लॉ बनेगा ना वो हमेशा सारे लूप होल्स को कवर करने की कोशिश करेगा। लोग कितने भी, अभी ठीक है सब लोग ऑनेस्ट नहीं होते ना, तो लोग क्या करेंगे, रेंट की वैल्यू हमेशा कम दिखाएंगे। भाई रेंट जो जितना भी रहेगा वो उसको जीएवी को अगर एक्चुअल में रेंट मिला है जो एक्चुअल वाला उसके बराबर दिखा दे तो लोग उतना दिखाएंगे ही नहीं ना। जो प्रॉपर्टी की वैल्यू, मान लो आपको प्रॉपर्टी पे 10 लाख रुपए मिल सकते हैं, आप दिखाएंगे 5 लाख, और उसमें से भी आप डिडक्शन ले लोगे तो फाइनल में एनएवी कितनी बचेगी, एनएवी की तो अपने कुछ 2 लाख के आसपास बचेगी, और भी कम बचेगी। तो आपकी मर्जी है ना। तो इस चीज के लिए उन्होंने कहा कि भाई हम आपका चेक करेंगे म्युनिसिपल वैल्यू। देखो कंसेप्ट है, हर चीज में लॉजिक है, कोई भी ऐसे फालतू में ऐसे कुछ भी नहीं लिखा। तो आप समझो इस चीज को, और एक बार ये चीज समझ में आ गई ना तो आपको कौन सा बड़ा करना कौन सा छोटा करना है, कौन सी वैल्यू को लेना है, तो वो इजीली वो सब चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं रहेगा। चलो ठीक है, आप देखो तब आप कहोगे कि ठीक है सर इसमें 10 लाख की एनुअल वैल्यू आ गई, वो बात भी ठीक है, लेकिन अब ये फेयर रेंट क्यों, फेयर रेंट क्यों, क्योंकि देखो अब म्यूनिसिपल वालों की वैल्यू है उसका पता नहीं, उसमें उस पर्टिकुलर एरिया जो टैक्स लेने के लिए उन्होंने किया, तो उसको हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं मान सकते, इसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं मान सकते। तो इसके साथ एक और कंपैरिजन करेंगे, उसको बोलेंगे हम फेयर रेंट। भाई फेयर रेंट का क्या मतलब है सर, फेयर रेंट का मतलब ये है आपके लोकेलिटी में सेम वैसी बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग आपकी है, ठीक है, एक बिल्डिंग और है, सेम सेम लोकेलिटी में, सेम आपकी में जो फैसिलिटी है सेम उसमें फैसिलिटी है, जितना आपका एरिया इतना इसका एरिया है, सारी चीजें सेम। आइडियली ऐसे सेम नहीं हो सकती है कि इसके साइड में एक ज्यादा वाइड रोड हो, आपके साइड में इतना ज्यादा वाइड रोड ना हो। तो देखो साइड में रोड कैसा उससे भी फर्क पड़ता है। मान लो इसके आपके साइड में एक स्कूल हो और यहाँ पे स्कूल पास में ना हो, तो जो ये बिल्डिंग रहेगी उसकी वैल्यू कम रहेगी, बेशक वो आपके जैसी बिल्डिंग ही है, बट इतना आईडी जो इतना क्या बोलते हैं ना आइडेंटिकल नहीं हो सकता। तो इसलिए कोई नहीं, एक एक पैरामीटर हमने फेयर रेंट का और ले लिया। और अगर मान लो फेयर रेंट है 8 लाख एनुअली, आपने बिल्डिंग एक दूसरी बिल्डिंग की वैल्यू इसकी कैलकुलेट करी 8 लाख आ गई, तो आपने कहा कि सर फेयर रेंट तो 8 लाख ही है। तब डिपार्टमेंट बोलेगा कोई नहीं बेटा आप ज्यादा शाणे ना बनो, हम एक काम करेंगे दोनों में से कंपेयर कर लेंगे, और जो दोनों में जो भी हाई आएगी जिसकी वैल्यू भी ज्यादा आएगी उसको हम ले लेंगे फाइनल वैल्यू।
तो उसको हम ले लेंगे। तो इसमें दोनों में ज्यादा किसकी आ गई, म्यूनिसिपल वैल्यू आ गई 10 लाख। तब आपको कि चलो ठीक है सर, आपने अपनी मर्जी कर ली, अब तो हमारे पास कुछ टैक्स का चोरी करने का, विजन करने का कोई मतलब बचा ही नहीं, अब 10 लाख को ले लो। बेटा उसमें भी नुकसान है। फिर उसमें नुकसान कैसे है, अब कई लैंडलॉर्ड क्या करते हैं, फेयर रेंट को दिखा देंगे, मान लो कि 15 लाख, एक मिनट की, देखिए आइडेंटिकल पोजीशन है, यहाँ पे करते हैं इसके अपोजिट साइड, मान लो कि 15 लाख दिखा दिया फेयर रेंट, ठीक है। तो म्यूनिसिपल वैल्यू तो कितनी है, म्यूनिसिपल वैल्यू तो बेटा 10 लाख ही है, और म्यूनिसिपल वैल्यू कितने में, फिर से लिख देता हूँ, सिर्फ 10 लाख, और फेयर रेंट बता रहे हैं प्रॉपर्टी का 15 लाख। तो देखा जाए टेनेंट तो मुश्किल में पड़ जाएगा। अब डिपार्टमेंट को तो टेनेंट के भी ध्यान रखना है और लैंडलॉर्ड का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो रूल बनाना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को भी एक्सप्लॉइट करे। तब उन्होंने एक और चीज लेके आए, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट इज द मैक्सिमम रेंट जो कोई अपने टेनेंट से रिकवर कर सकता है। एक पर्सन कैन लीगली रिकवर फ्रॉम हिज टेनेंट अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। एक रेंट कंट्रोल एक्ट रहेगा, उससे ज्यादा रेंट आप नहीं ले सकते। लेकिन ये सब पे एप्लीकेबल नहीं होता बेटा, रेंट कंट्रोल एक्ट ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टी में जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर में आती है, बट इससे ज्यादा कभी भी नहीं ले सकते। और आपको पता चला, देखो सरप्राइजिंगली आपको पता चला कि जो स्टैंडर्ड रेंट है ना वो 9 लाख है। तो 9 लाख हो गया स्टैंडर्ड रेंट। तो बेटा इस केस में 10 लाख की कंपैरिजन किससे करेंगे, 9 लाख से। देखो यहाँ पे ज्यादा टैक्स ज्यादा आ रहा था, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट ने बोला नहीं, रेंट कंट्रोल जो गवर्नमेंट का रेंट कंट्रोल एक्ट है उसने बोला कि नहीं, 9 लाख तक ही आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो जो एक्सपेक्टेड आप कितना रेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी बिल्डिंग का, बिना रेंट पे दिए ही आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो है बेटा 9 लाख। तो मैंने बताया था पहले आपको देखना है हायर, फिर देखना है स्मॉलर, पहले आपको देखना है ग्रेटर, फिर देखना है लेसर। चलो ग्रेटर या फिर लेसर, ये देखना है। बट ऐसे याद करने की आपको जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बता दिया क्यों ऐसा करते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में दोनों को बड़ा क्यों लेते हैं और स्टैंडर्ड रेंट से क्यों रिस्ट्रिक्ट करते हैं उसको। तो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 9 लाख। लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंस, जैसे होता है ना कि किसी किसी एरिया की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, मान लो कोई बड़ी सेलिब्रिटी रहता है वहां पे, उस डेफिनेटली उस एरिया की वैल्यू ज्यादा रहेगी, अपने आप ही ज्यादा हो जाएगी। और आपको जो एक्चुअल में रेंट मिल रहा है ना बेटा, वो मिल रहा है 12 लाख रुपए एक्चुअल में रेंट। अब क्या करें, आपने तो कहा था कि सर स्टैंडर्ड रेंट से तो ज्यादा ले ही नहीं सकते, स्टैंडर्ड रेंट 9 लाख है और हमने 9 लाख तक रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो आ रहा 12 लाख रुपए। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें 12 लाख। तो उसमें देखो जब एक्चुअल में रेंट ही ज्यादा आ रहा है तो डिपार्टमेंट क्यों चाहेगा कि हम टैक्स कम रहे। तो यहाँ पे फिर से हायर वैल्यू जो रहेगी, ग्रेटर वैल्यू, उसको देखा जाएगा, सिंपल है। तो ये सब करने के बाद हमें मिलता है ग्रोस एनुअल वैल्यू, और जो कि कितनी आ गई 12 लाख इस केस में। आप ये बोलोगे कि सर इतना हमने सब किया, इतना हमने सब किया, सच में क्या हम, क्या मतलब सीधा एक्चुअल रेंट हमें कितना मिल रहा है, एक्चुअल रेंट कितना मिल रहा है 12 लाख, और इसी को हम ग्रोस एनुअल वैल्यू मान लेते तो क्या बिगड़ जाता, इसको 12 लाख को ही मान लेते ना, अभी भी तो वही आया, आपने इतना सब किया। नहीं, इस केस में तो चलो मान लिया, आपने मान लिया 12 लाख, अगर यहाँ पे आपने माना होता बेटा 8 लाख, एक मिनट के लिए मान लो यहाँ पे 12 लाख ना होके, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको थोड़ा दूसरा कलर दे देता हूँ, यहाँ पे 12 लाख ना होके यहाँ पे आपको कितना मिला 8 लाख। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट कितना 9 लाख और एक्चुअल रेंट कितना 8 लाख। तो दोनों में से हायर साइड लेंगे। तो अगर आप चाहोगे ना तो भी जीएवी की वैल्यू 8 लाख नहीं दिखा सकते, कितना आएगा भाई 9 लाख तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहो कि मैं रेंट कम दिखा दूं, चेक में ज्यादा कम ले लूं, बाकी का मैं कैश में ले लूं, और कैश वाला मैं दिखाऊंगा ही नहीं, सिर्फ चेक वाला दिखाऊंगा और कहूंगा कि देखो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट तो सिर्फ 8 लाख ही है, और सॉरी एक्चुअल रेंट तो मेरा 8 लाख ही है, तो एक्चुअल रेंट को आप जीएवी मान रहे थे। तब गवर्नमेंट ने कहा नहीं बेटा ऐसी गलती हम नहीं कर रहे, हम एक्चुअल रेंट को जीएवी नहीं मान रहे, आपने जो सजेशन दिया था उसमें लूप होल है, वो फिजिबल नहीं है, लोग बहुत सियाने हैं, उसको मिस यूज करेंगे उसको। तो उसके लिए ये सब कैलकुलेशन उन्हें करके दिखाए, इसका हम पूरा एग्जांपल करेंगे, पूरा देखेंगे, आप टेंशन ना लो। लेकिन ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया है कि आपको रटने की जरूरत नहीं है कि फेयर मार्केट वैल्यू है और जो म्यूनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में से कौन सा बड़ा क्यों लेते हैं, इन दोनों में स्टैंडर्ड रेंट
में और इनमें छोटा क्यों लेते हैं, उसका एक रीजन है। इन दोनों में बड़ा इसलिए लेते हैं क्योंकि देखो, डेफिनेटली आप गवर्नमेंट ऐसे भी नहीं कर सकती कि ज्यादा टैक्स लेने के चक्कर में आपको कुछ ऐसा एक तरीका दे दे टैक्स कैलकुलेट करने का, आपकी एक्सप्लॉइटेशन होने लग जाए। जितना कि आपको रेंट नहीं आ रहा उसके इक्विवेलेंट ही आपको टैक्स देना पड़े, तो फिर फायदा क्या रेंट पे देने का, फिर बहुत महंगा हो जाएगा और वो सब चीजें गवर्नमेंट नहीं चाहती। इसलिए उन्होंने एक मेथड डिवाइज किया, और ये मेथड डिवाइज करने के बाद हमें एक इतना सब करके हमें जीए भी मिलेगा, और उसके बाद कुछ हमें डिडक्शन भी मिलेंगी। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको रफ कर देता हूँ अभी। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, और अब हम आगे इसका एकदम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टैंडर्ड रेंट का तो मतलब मैंने बता दिया था, जो एक्चुअल में एक आदमी रिकवर कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट तो वही है जो भी प्रॉपर्टी लेट आउट की थी ड्यूरिंग द ईयर, व्हाइल कंप्यूटिंग द एक्चुअल रेंट, रेंट पेटिंग द वैकेंसी पीरियड इज नॉट टू बी डिडक्टेड। ये भी मैं बताऊंगा कि जो वैकेंसी पीरियड है, वैकेंसी पीरियड मतलब आपने 12 महीने होते हैं एक साल में, उन 12 मंथ्स के अंदर आपकी वैकेंसी, जरूरी नहीं कि पूरे ही मतलब साल के लिए आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो पूरी ही लेट आउट रहेगी, हमेशा रेंट पे रहेगी। हो सकता है कि सिर्फ 10 महीने तक ही रेंट पे रही हो, तो बाकी का 2 महीने का रेंट आपको मिला ही नहीं। उस टाइम पे तो कोई किराएदार टेनेंट आया ही नहीं था, तो उस केस में क्या करना है, तो जो रेंट, एक्चुअल रेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैकेंसी पीरियड के टाइम का जो रेंट होगा उसको माइनस नहीं करेंगे, उसको भी हम ऐड करेंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि सर 10 महीने तक हमारे पास टेनेंट रहा और उसके बाद 2 महीने नहीं रहा, लेकिन जब आपको एक्चुअल रेंट करना है तो आप ये भी इंक्लूड करोगे, ये भी इंक्लूड, हाँ ये दोनों इंक्लूड होंगे। उसका भी क्या मतलब, देखो हर इसका भी एक लॉजिक है, ऐसे नहीं है कि मतलब ऐसे बोल दिया। तो उसका भी लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, उसका भी समझाऊंगा जब हम इक्वेशन करेंगे तब। लेकिन तब तक आपको होप करता हूँ ये वाला जो जीए भी निकालने का तरीका है, विदाउट एनी वैकेंसी, विदाउट एनी अनरिलाइजिंग, वो आपको समझ में आ गया हो। अब अनरियलाइज्ड रेंट की बात करते हैं। तो अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है बेटा? अनरियलाइज्ड रेंट मतलब ये होता है, देखो कई लोग रावड़ी होते हैं, कई टेनेंट डिसऑनेस्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, आपकी प्रॉपर्टी तो ले ली उन्होंने, और पूरा नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा 2 साल तक आपके पास रहे भी, और उसके बाद उसने अपना आपका जो वैकेंट कर दिया, आपका जो फ्लैट था वो वैकेंट कर दिया। लेकिन उन्होंने भाई साहब ने रेंट जो 24 मंथ्स का देना था, उन्होंने सिर्फ 20 मंथ्स का ही रेंट दिया। बाकी का रेंट उसने, भाई साहब ने क्या किया, 4 महीने का रेंट दिया ही नहीं। तो अब उसको बोला कि अनरियलाइज्ड रेंट, और रेंट रियलाइज नहीं हुआ। तो अब आपके दिमाग में सब एक खुरापाती आइडिया आएगा, अरे सर इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मान लो कि 24 मंथ का हमें रेंट मिलना था, 4 महीने का मिला नहीं, अनरियलाइज रेंट हो गया, और आपने बोला है कि ये जो अनरियलाइज रेंट है ये तो इसका तो डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब हम इसको क्लेम कर सकते हैं, इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, तो इसको हम माइनस ले लेंगे। तो जब एक्चुअल रेंट का डिडक्शन मिल जाएगा तो हमारा जो रेंट रहेगा 24 महीने का, मान लो इसी को एक एग्जांपल लेके ही कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको जो अनरियलाइज्ड रेंट का भी मतलब समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेके करते हैं, जैसे कि मान लो कि 1 महीने के एक किसी को 20,000 रुपए मिल रहे थे, 20,000 मिल रहे थे, ठीक है। 1 मंथ का जो रेंट था वो था 20,000, ठीक है। और 24 महीने का उसको रेंट मिला, कितना मिला बेटा? 24 महीने का, एक का 20 है तो 48 के मिला उसको। अब वो भाई साहब ने 1 महीने का कितना हो गया ना, 20 के, और 24 का 48 के, अरे नहीं 480 के, बताया करो यार। अच्छा आप कैसे बता सकते हो? तो ठीक है, देखो तो कितना हो गया, 4.8 लाख करता है इसको, तो 4.8 लाख हो गया। अब आप क्या करोगे, आपने जब रिटर्न फाइल किया, जब आईटीआर फाइल किया, तब उसने कहा कि सर वी आर वेरी सॉरी, 4.8 लाख में से सिर्फ 80,000 तो हमें ना मिले ही नहीं, ये तो रियलाइज ही नहीं हुआ, तो सिर्फ हमें कितना मिला है, 4 लाख, इसके ऊपर हम टैक्स दे देंगे, कोई बात नहीं। और जबकि आपको तो मिला था, आपने क्या किया अपने टेनेंट को कि आप मुझे ना ये कैश में दे दो भाई, ठीक है, और ये आप हमें बैंक से दे दो।
मैं ऐसा कोई आपको टैक्स रिवीजन की स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस स्क्रूटनी में आ गया तो आपको मुश्किल हो जाएगी तब। नहीं, मुश्किल भी नहीं होगी तो भी मैं बता रहा हूँ। तो डिपार्टमेंट ऐसे ही नहीं है, उन्होंने हर जगह चेक एंड बैलेंस रहता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, हम डिडक्शन तो दे देंगे, कोई बात नहीं, आप 80,000 का जो डिडक्शन है ना वो ले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर दो आप। क्या कंडीशन है सर? ये टर्म एंड कंडीशन क्या है? चलो अब मैं आपको टर्म एंड कंडीशन बताऊंगा, ठीक है। अनरियलाइज्ड रेंट कौन सा रेंट होता है? जो मैंने समझाया था, वो प्रॉपर्टी का वो रेंट होता है जो ओनर होता है ना प्रॉपर्टी का, वो रिकवर नहीं कर सकता। रेंट इज नॉट पेड बाय द टेनेंट, टेनेंट ने पे ही नहीं किया और टेनेंट भाग गया, टेनेंट डिफॉल्ट कर गया और रेंट ओनर को मिला नहीं, कुड नॉट रिकवर। लेकिन उसका डिडक्शन बेटा तभी मिलेगा, आपने कहा था ना सर 80,000 का तो हम कह देंगे कि बेटा कैश दे दो और बाकी आप हमें बैंक से दे दो, बैंक वाला हम दिखा देंगे, बाकी बोल देंगे तो अनरियलाइज्ड था। तो उस केस में कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, और वो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है? द टेनेंसी इज बोनाफाइड, वो जो आप बोल रहे हो वो सच में ऐसा हुआ है। दूसरी बात, द डिफॉल्टिंग टेनेंट, जो डिफॉल्ट कर दिया टेनेंट ने, उसने आपकी प्रॉपर्टी वेकेट कर दी एंड स्टेप्स हैज बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। जैसे मान लो कि आपने कहा कि सर वो वेकेट करके चला गया, लेकिन आपने 24 महीने में से आपने बोला कि सर 4 महीने का तो रेंट हमें रियलाइज ही नहीं हुआ, और अब भी वो बंदा आपकी प्रॉपर्टी में रह रहा है, अब भी रह रहा है, तो क्या आप रहने दोगे उस बंदे को प्रॉपर्टी में जब रेंट दिया ही नहीं 4 महीने का? आप अनरियलाइज्ड क्लेम कर रहे हो। तो उसमें ये है कि अगर आपको ये क्लेम करना है तो उसको निकालना पड़ेगा आपकी प्रॉपर्टी से। ऐसे नहीं है कि आपने बस डॉक्यूमेंट्स में दिखा दिया और आपने उसको निकाला ही नहीं। तो ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये कि स्टेप्स हैज बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। तो दूसरी बात ये है कि ठीक है सर, हमने प्रॉपर्टी तो वेकेट करा दी, लेकिन मेरे पास भाई एक प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास 2 प्रॉपर्टी है, एक H1 है और एक H2 है। तो इस प्रॉपर्टी से तो मैंने निकाल दिया, चल भाग जा भाई, भाग जा, नहीं आ, और यहां पे चला जा, ठीक है। कहां पे? मेरी दूसरी प्रॉपर्टी में चला जा, कोई बात नहीं। तो ये भी होना चाहिए कि ये चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द टैक्स पेयर, दूसरी प्रॉपर्टी पे नहीं होना चाहिए। और उसके बाद टैक्स पेयर ने भाई पुलिस कंप्लेन करी है और उसको कहा है कि देखो ये सारी अमाउंट है ना मुझे वापस करो। उसने सच में स्टेप्स लिए और लीगल प्रोसीडिंग्स का सारा लिया, कोर्ट में केस किया, और ये सब होने के बाद भी उसको असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई करेगा कि द लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस, कुछ काम नहीं आएंगी, वो बंदा मिलेगा ही नहीं, इसलिए मैं लीगल प्रोसीडिंग करके भी उससे मैं रिकवर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, प्लीज मुझे दे दो इसका बेनिफिट। देन इफ असेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड देन ओनली इट विल बी गिवन। सो अनरियलाइज्ड रेंट का भी आप डिडक्शन ऐसे ही क्लेम नहीं कर सकते। देयर आर 4 कंडीशन, देयर आर 4 रूल यू हैव टू सेटिस्फाई, देन ओनली यू कैन क्लेम द बेनिफिट। तो अब हम बात करते हैं एक एक करके जब प्रॉपर्टी इज लेट आउट होती है पूरे साल के बारे में। चलो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। उसके अलावा मैं आपको 1 मिनट के लिए बता देता हूँ कि देखो वही चीज मैंने लिखी है, आपको रेंट, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी अवेलेबल, कुछ नहीं, आईसीआई का स्टडी मटेरियल से ही मैंने लिया है, वही से। एक्सपेक्टेड रेंट है वो हायर होता है फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू का, बट उसको हमेशा रिस्ट्रिक्ट करते हैं स्टैंडर्ड रेंट तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है? एक्स, इसने एक्स माना, हमने ए माना था, और ईआर की वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट के बराबर है, और एक्स की वैल्यू जो एक्सपेक्टेड रेंट है ना वो स्टैंडर्ड रेंट के बराबर है, और एक्स की वैल्यू अगर अगर एक्स की वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा है तो एक्स की वैल्यू स्टैंडर्ड से ज्यादा तो किसको हम दे दें? स्टैंडर्ड रेंट तक की रिसीट करेंगे, ठीक है। और इफ स्टैंडर्ड रेंट एक्स की वैल्यू कम है तो ईआर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? एक्स हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो वही है जो मैंने बताया था ए और बी वाला, जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो 24A1 कैन नॉट एक्सपेक्टेड exceed the standard rent but it can be lower than the standard rent in case where standard rent more than ऐसा रिमोट हायर एफ। ये भी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें हम आराम से पढ़ लेंगे। तो एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 करके सारे जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी देनी चाहिए, वो सब हम पूरा डिटेल में देखेंगे। अब मुझे बताओ, ये हमारे पास 4 हाउस प्रॉपर्टी बेटा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं।
ठीक है, ये एग्जांपल हर जगह आपको मिलेगा। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैंने अभी तक जितना समझाया है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है। ठीक है, तो सॉरी, पहले हाउस की बात करते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी बेटा 85,000, फेयर रेंट कितना है 90,000। तो पहले क्या देखेंगे, दोनों में से भी जो भी ज्यादा है, हमने थोड़ी देर पढ़ा था म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। हम क्योंकि एक्ट हमेशा ज्यादा की, क्योंकि टैक्स लगाना है ना, टैक्स करने के लिए आप कम नहीं दिखा सकते, तो इसलिए जो मैंने आपको लॉजिक बताया था उसके हिसाब से इन दोनों का हायर लेना है। हायर ऑफ 1 एंड 2 ये कितना आ जाएगा बेटा 90,000। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट तो है ही नहीं। जब स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं तो फिर उसमें से कोई मतलब ही नहीं है किसी को भी करने का। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ जाएगा बेटा, स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं तो एक्सपेक्टेड रेंट भी कितना आ जाएगा 90,000। और एक्चुअल में कितना रेंट मिला है 78,000, और यहाँ पे कितना 90,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट जब 90,000 था तो जो भी दिन में से ज्यादा होगा तो वो फाइनल में आ जाएगा। तो जीएवी जो ग्रोस एनुअल वैल्यू है बेटा वो कितनी आ जाएगी 90,000 पहले केस में। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरे केस की बात करते हैं। इन दोनों के अंदर कौन सा ज्यादा है 60,000। अब दोनों में से 60,000 तो हायर ऑफ 1 एंड 2 लेंगे तो कितनी आ गई वैल्यू बेटा 60,000 आ गई। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ कितना 78,000, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। अरे रिस्ट्रिक्ट कैसे करें, 78,000 तो पहले से ही ज्यादा है, कम तो है ही नहीं। 78 तक जो आपने अभी तक एग्जाम्पल था उसमें तो ये था कि उसकी वैल्यू कम थी। तो कोई बात नहीं बेटा, कहने का मतलब स्टैंडर्ड रेंट का मतलब ये था दिस इज द मैक्सिमम रेंट जो एक टेनेंट से लिया जा सकता है। तो इतना तो मैक्सिमम रेंट है, लेकिन हमारा कैलकुलेशन करने पर म्यूनिसिपल तो कितना आया 60,000। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो कितना आएगा बेटा 60,000 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये 80,000 होता तो फिर 78,000 तक ही रिस्ट्रिक्ट कर देते। ठीक है, तो इसमें भी इन दोनों की वैल्यू ही यहाँ पे आ गई। अब एक्चुअल रेंट कितना मिला है 75,000, और यहाँ पे कितना एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 60,000। भाई कौन सा डिपार्टमेंट इनकम टैक्स थोड़ी ना बोलेगा अरे एक्सपेक्टेड तो 60 था, आ गया आपको 75, अरे कोई ना हमें 60 पे टैक्स दे दो। नहीं, अरे आपने लिया जब 75 है तो टैक्स भी कितने पे देना पड़ेगा 75,000 पे। तो जीएवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75,000। अब इसके तीसरे की बात करते हैं। यहाँ तक कोई समझ में नहीं आता मुझे बताओ प्लीज, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये हो गया ना, फिर बाद में इनकम फ्रॉम, देखो हर एक अगर आप देखोगे ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और इनकम फ्रॉम पीजीपीपी प्रोफेशंस का जो भी रहता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, हर एक जो चैप्टर रहता है उसमें 2-3 बातें ही मेन रहती हैं। जैसे कैपिटल गेन की बात करें तो उसमें एक जो मेन बात है देयर शुड बी कैपिटल एसेट। ठीक है, उसका मैंने पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है, आप वहां से दिस चैनल पे जाके उसका पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। दूसरा देयर शुड बी ट्रांसफर। ठीक है, तो दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हुई तो कैपिटल गेन आ जाएगा। कैपिटल गेन आएगा या लॉस आएगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन आएगा। कैपिटल एसेट का कुछ ट्रांसफर होता है, सेम चीज इसमें। ये अगर आपको समझ में आ गया तो बस उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में क्या कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है 70,000, एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 70,000, दोनों ही बराबर हैं तो कोई बात नहीं, हम हायर लेंगे तो 70,000 ही ले लेंगे। ठीक है, अब इस 70,000 को कंपेयर करेंगे किसके साथ स्टैंडर्ड रेंट से। भाई स्टैंडर्ड रेंट कितना है 60,000 और हमारा आ कितना रहा है 70,000, तो हम 60,000 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट करके एक्सपेक्टेड रेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 60,000। लेकिन भाई वही बात है गई, आपने तो कहा था सर 60,000 एक्सपेक्टेड रेंट है, मिल कितना रहा है 64, तो कौन कम करेगा, डिपार्टमेंट थोड़ी ना छोड़ेगा। आपको मिल रहे हैं 64, आपको नहीं बेनिफिट मिलेगा, बाकी के डिडक्शन के बेनिफिट मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा बेटा 64,000। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो फोर्थ हाउस है। इसमें कितना है म्यूनिसिपल वैल्यू 20,000, फेयर रेंट कितना है 23,000। तब दोनों में बड़ा कौन सा हुआ फेयर रेंट ज्यादा है, म्यूनिसिपल वैल्यू कम है, तो कोई बात नहीं भाई, फेयर रेंट बढ़ा तो फेयर रेंट को ले लेंगे, 23 आ गया। अब स्टैंडर्ड रेंट कितना है ही नहीं, यहाँ पे रेंट कंट्रोल एक्ट लागू ही नहीं होता इसमें, तो कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेड रेंट तो रेंट कंट्रोल एक्ट लागू ही नहीं होता तो कोई कंपैरिजन का कोई मतलब है ही नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 23,000 ही आ जाएगा पूरा का पूरा। अच्छा 23 तो एक्सपेक्टेड रेंट और मिल कितना रहा एक्चुअल में 28, तो फाइनली में कितना आ जाएगा 28,000। दैट इज द फाइनल फिगर। ओके, नेक्स्ट उसके बाद जो फाइनल हाउस है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है 80,000, यहाँ पे कितना 75, दोनों में ज्यादा कौन से 80,000।
तो दोनों का हायर किस पे ले लेंगे, 80,000 को ले लेंगे। अब इस 80,000 की कंपैरिजन किसके साथ होगी, इस 80,000 की कंपैरिजन होगी बेटा किसके साथ, 78,000 के साथ। तो 78 और 80,000 में स्टैंडर्ड एरर तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो इन दोनों में से कौन सा कम है, 70, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 70, तो कितनी आ जाएगी बेटा, जीएवी की वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा 78,000। चाहिए मैंने डिलीट नहीं करा, इसको रेज नहीं किया, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट तो आपका 78 आ रहा है यहाँ पे, और एक्चुअल में रेंट कितना मिल रहा है, 72,000। अच्छा, मतलब आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, मतलब आपको रेंट 78 मिलना चाहिए था और मिल कितना रहा है, 72,000। डिपार्टमेंट नहीं मानता, आपको मिले चाहे ना मिले, हम तो टैक्स लेंगे कितने पे, 78,000 पे, हमें नहीं फर्क पड़ता। तो देखो कैसे कैसे करके एक कितने क्लेवरनेस के साथ ये एक ट्रिक बनाई है कि जहां पे कोशिश की जा रही है कि टैक्स को इवेड ना किया जा सके। चलो हम एक बार इसको रब करके देख लेते हैं कि हमारे आंसर सही भी है कि नहीं। चलो यहाँ पे रब किया हमने, 90,000 से मैच हो गया 90,000, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना है 90,000, तो ये भी मैच हो गया। ये कितना 75, फाइनल आंसर देख लेते 64, ये कितना 28, लॉटरी सही निकल गई। ओके, तो ये यहाँ पे 78 था ना, ऑप्ट डिलीट हो गया, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ 70,000। आप लोग नोटिस कर सकते, इसको नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको पॉज करके देख सकते हो। बाकी के इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे, जब प्रॉपर्टी लेट आउट है, जब प्रॉपर्टी वेकेंट है कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब प्रॉपर्टी एज स्टॉकिंग ट्रेड है, जब प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जब कुछ टाइम के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कुछ टाइम के लिए लेट आउट है, आपकी दो से ज्यादा प्रॉपर्टी, तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो चीज भी हम देखेंगे। किसमें हम इसको पूरा चैप्टर, फिर उसके साथ हम कुछ डीम्ड, जो डीम्ड ओनर रहता है, और एक दो कंसेप्ट देख के इसमें इंटरेस्टिंग जो अभी आने वाला है वो है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कितना इंटरेस्ट आपको 30K का इंटरेस्ट अलाउ करना है या 2 लाख का इंटरेस्ट अलाउ है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए वो हम सब डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, तब तक अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं, गुड बाय।